नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशवित पाठी। कहा जाता है कि द्वार पर अगर दुश्मन खड़ा हो तो घर के आंगन में जश्न नहीं मनाना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में इसके उलट हो रहा है। दरअसल एक ओर कोरोना की तीसरी लहर कहर बरपाने को तैयार है, तो वहीं दूसरी ओर शिवराज सरकार इससे निपटने के लिए व्यवस्थाओं को पुख्ता करने की बजाय आनंद उत्सव मनाने की तैयारी कर रही है। दरअसल प्रदेश सरकार ने उस आनंद विभाग को फिर से बहाल कर दिया है जिसे 2016 में शुरू किया गया था, लेकिन 2018 में सत्ता परिवर्तन के बाद साल 2019 में इसका नया नामकरण हो गया, लेकिन अब ये एक बार फिर पुराने नाम के साथ सक्रिय हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने तीसरे कार्यकाल के आखिरी दिनों में आनंद विभाग का गठन कर खूब सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन 2018 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ और कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी, तो उसने शिवराज सिंह चौहान के आनंद विभाग को धर्मस्व विभाग में मर्ज करते हुए नया विभाग आध्यात्म बना दिया। लेकिन अब जब बीजेपी फिर सत्ता में है और कमान शिवराज सिंह चौहान के हाथों में ही है, तो उन्होंने आनंद विभाग को पुनः जीवित कर दिया है। शिवराज कैबिनेट ने तय किया है कि मध्य प्रदेश में 6 साल पहले शुरू हुआ आनंद विभाग अब एक बार फिर अपने हैप्पीनेस के एजेंडे को लोगों तक पहुंचाएगा। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह है कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच इससे निपटने के लिए इंतजामों को करने के बजाय सरकार आखिर 15 दिवसीय आनंद उत्सव क्यों मना रही है? क्या इस वक्त आनंद की दरकार है या कोरोना से जनता को बचाने की जरूरत? मुद्दा बड़ा और गंभीर है। ऐसे में जनता मांगे जवाब में आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर होगी, आफत के बीच आनंद उत्सव। तो बेकार गया सब पढ़ना लिखना, मौत हुई आस अरमान की, कोई पीर समझ लो रे इस रोते हुए जवान की। कब महसूस करोगे बोलो आहट इस तूफान की, फांसी झूल रही तरुणाई अपने हिंदुस्तान की। ये पंक्तियां मौजूदा हालात में उन तमाम बेरोजगारों की पीड़ा है जो सक्षम होते हुए भी रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। सरकार की तरफ से कई दावे किए जाते हैं, लेकिन ये दावे मानो चुनावों के बाद तो ठंडे बस्ते में ही दब जाते हैं। ये साफ हुआ हाल ही में आए आंकड़ों से। इन सब के बाद बस यही कहा जा सकता है कि हर साल टूटते अरमान हैं, युवा परेशान हैं, सरकार अनजान है और उन लाखों बेरोजगारों की आंखें यही सपना देख रही हैं कि कब वो दिन आएंगे कि वो भी अपनी नौकरी के अरमान पूरे कर पाएंगे। बहरहाल चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एक और कोरोना को लेकर लोग डरे हुए हैं, तो वहीं तेजी से पांव पसार रही बेरोजगारी भी चिंता का सबब बनी हुई है। तो वहीं प्रदेश में सरकार 14 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक आनंद उत्सव मनाने की तैयारी कर रही है। इस तैयारी के बाद से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जबकि प्रदेश में एक बड़ी समस्या के मुहाने पर प्रदेश खड़ा है, तो फिर इस तरह के आयोजन का आखिर क्या मकसद है? सूबे में 32 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। इन्हें नौकरी कैसे और कब मिलेगी? सरकार के पास इसका कोई एक्शन प्लान नहीं है। वहीं वर्तमान में जो नौकरियां भी दी जा रही हैं, वो नाम मात्र की हैं। हाल ही में चपरासी माली के 708 पदों के लिए करीब 2 लाख से भी ज्यादा आवेदन आए। प्रदेश में 1,60,000 अतिथि। रिपोर्ट स्वराज एक्सप्रेस। इस पर ज्यादा चर्चा करने के बावजूद हमारे साथ बीजेपी नेता गोविंद मालू जी हैं। मालू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा जी हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी। मालू जी, आज निश्चित तौर पे आनंद उत्सव मनाना चाहिए। जैसा कि कहा गया, सरकार की तरफ से कहा गया है कि 14 तारीख से 28 तारीख 15 दिवसीय आनंद उत्सव मनाया जाएगा। सबके लिए अच्छा है, हैप्पीनेस होना चाहिए। लेकिन इस आनंद उत्सव के बीच में आज हमने 3 मुद्दे लिए हैं मालू जी। पहला मुद्दा लिया है बेरोजगारी को लेकर, क्या स्थिति है। दूसरा मुद्दा लिया है कुपोषण और तीसरा मुद्दा लिया है स्वास्थ्य व्यवस्था और कोरोना की आहट। इन तीनों पे हम चर्चा करेंगे, अलग अलग मुद्दों पे। और उसके बाद उत्सव मनाया जाए, 15 दिवसीय उत्सव मनाना चाहिए, लेकिन उस उत्सव में कैसे होगा, क्या भीड़ भाड़ रहेगी नहीं रहेगी, इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। तो पहला आपसे सवाल यही है मालू जी कि बेरोजगारी की जो व्यवस्था है, सूबे में 32 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं जिनके रजिस्टर्ड हुई है, और नौकरी देने के बजाय अगर एक चपरासी की पोस्ट निकलती है तो 708 लाखों 2-2 लाख आवेदन आ जाते हैं। इन स्थितियों में
लोगों को बेरोजगार जो हैं उनको रोजगार दे, उस पे उत्सव मनाया जाए कि सामान्य, चूंकि आनंदम विभाग है इसलिए उत्सव मनाया जाए? गोविंद मालू जी। त्रिपाठी जी, जी आनंद विभाग जी उसकी मूल परिकल्पना ये है कि अवसाद से बाहर निकलकर कैसे हैप्पीनेस, कैसे प्रसन्नता जी में आए। उसमें मेडिटेशन और कई सारे उपक्रम हैं। और ये जो आनंद उत्सव की, जहाँ तक आपने प्रसंग की बात की, ऐसे साल भर में 5 तरह अलग अलग तरीके के ये प्रकल्प चलते हैं इस आनंद विभाग में, जिसके जरिए हम इसका जो मूल लक्ष्य है आनंद की प्राप्ति, उसका हम प्रचार प्रसार भी करते हैं और उसको लोगों तक पहुंचाते भी हैं जी। जहां तक वर्तमान स्थिति का सवाल है और 14 तारीख से मनाने का है, तो ये आनंद उत्सव ऐसा नहीं कि कोई बड़ा जलसा होकर कहीं कोई ऐसे बड़े कार्यक्रम होंगे। छोटे छोटे स्तर पर घरों में भी, कई स्थानों पर भी ऐसे कम संख्या में लोगों को इसकी एक मेडिटेशन की, बाकी कई आध्यात्म के जरिए किस तरह हैप्पीनेस आए, उन सब का इसमें समावेश होगा। जी। रहा सवाल हमारे सवाल का कि बेरोजगार इतने हैं, 1 लाख, 1.25 लाख से ऊपर अतिथि शिक्षकों, जिनके कारण आपकी सरकार बन गई है, अतिथि शिक्षकों को आपने निकाल दिया है। ऐसे ही अलग अलग स्वास्थ्य महकमे से लेके कई विभागों में लोग निकाले जा रहे हैं, भर्ती तो नहीं हो रही है। अतिथि शिक्षकों को लेकर ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा था कि मैं सड़क पे उतरूंगा, और उन्हीं कारण सरकार बनी आपकी, और वही अतिथि शिक्षक आज चयनित नहीं हुए हैं, उनको बाहर कर दिया गया है सबको। मालू जी। त्रिपाठी जी, पहली बात तो यह कि किसी को निकाला नहीं गया है। और जहां तक मालू जी मैं फिर से बता दूं, निकाल दिया गया है 19 के बाद से 1.25 लाख, खैर वो आशीष जी बता देंगे, निकाल दिया गया है, उनको सेवाएं नहीं दी गई हैं वापस। त्रिपाठी जी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि सरकार रोजगार के अवसर पैदा करने का काम बहुत तेजी से कर रही है। उद्योग लग रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट का काम कर रही है। और इसके अलावा जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं उनके लिए मुख्यमंत्री ने ऋण की भी सुविधा दी है। इंजीनियरों को ऋण की सुविधा दी है मुख्यमंत्री, एक अलग उद्योग नीति के तहत, उसमें भी उद्योग धंधे लगाने के लिए सरकार गारंटी दे रही है और स्वरोजगार पैदा हो। क्योंकि सरकारी नौकरियां अब जो पहले जैसी स्थिति नहीं है कि सरकारी नौकरियां खूब आएंगी और सरकारी नौकरियों में लोग जाएंगे। अब तो उद्योग धंधों में, अपने खुद के व्यवसाय में, खुद स्किल डेवलपमेंट के जरिए जो छोटे छोटे रोजगार, उसके अवसर सरकार पैदा करने के लिए लगातार अलग अलग विभाग काम कर रहे हैं और उसके अच्छे परिणाम मिले हैं। तो पहली बात यह है कि सरकार ने रोजगार के अवसर पैदा किए कि नहीं, उसमें हमारी सरकार सबसे आगे है। जहां तक भर्तियों का सवाल है, कितने रोजगार दे दिए मालू जी? निकलते हैं तो उसमें होती है। पुलिस में भी भर्ती हुई है, हमने कई सारे दूसरे विभागों में भी जो भर्ती का जो क्रम है और जो उसकी सिस्टम है, उस सिस्टम से भर्ती होती है। ऐसा नहीं कि हमने पहले तो एक सिगरेट के पैकेट पे लिख देते थे और भर्ती हो जाती थी, अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब परीक्षाएं होती हैं, भर्तियां होती हैं, उसकी बाकायदा उसकी सूचना निकलती है। तो ये नौकरियों का सवाल, सरकारी नौकरियों की अब आवश्यकता नहीं है, स्थिति है। सरकारी नौकरियों के अवसर इतने नहीं होंगे अब कहीं भी पूरे देश में। अब तो आपको स्वरोजगार के, जो स्किल डेवलपमेंट के जरिए जो रोजगार मिल रहे हैं, उसके अवसर बहुत सारे सरकार जो निकाल रही है, उसके जरिए लोगों को उसका लाभ भी मिल रहा है। और जो हमारे तकनीकी शिक्षा प्राप्त लोग हैं कई सारे, उनको कई सारे उद्योगों में काम मिल रहा है। काम करने वालों के लिए काम की कमी नहीं है। जी। लेकिन सरकार इसलिए पूरी तरह सजग है कि लोगों को रोजगार मिले और उसके लिए लगातार स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो योजना निकाली वो क्या है, 10-10 हजार रुपए लोगों को दे रहे हैं छोटे रोजगार के लिए। तो बेरोजगारी की बात हम कर रहे हैं, लेकिन जो स्थिति पहले थी वैसी नहीं है। जी रवि जी, बेरोजगारी की बात करना शिवराज सरकार, मालू जी जैसा कह रहे हैं, बेईमानी है। बेरोजगारी की बात आप नहीं कर सकते।
हालांकि मैंने उनको बताया कि 1,60,000 अतिथि शिक्षक काम कर रहे थे, जिसमें वर्तमान में मात्र 23,000 अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं, पर वो खुद कह रहे हैं कि निकाला किसी को नहीं गया। इसी तरह अन्य छोटे छोटे जिलों में भी लोग अलग अलग विभागों में निकाले जा रहे हैं। रवि जी, दरअसल क्या है, मालू जी सत्यता से कोसों दूर हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता सत्य को झुठलाकर झूठ की कलाकारी में माहिर हैं। जो सिंधिया जी सड़कों पर उतरने की बात करते थे, आज वे सड़कों से तो दूर उनके मंत्री लाला की नीति पर काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लाखों युवाओं को रोजगार देने की बात थी, लेकिन उनसे केवल फॉर्म भराए जाते हैं, वैकेंसी के नाम पर हो या ओबीसी में चुनाव के नाम पर फॉर्म भराने की बात हो। मध्य प्रदेश केवल फॉर्म भराए जाने के लिए आज उसकी पहचान इस देश में बन चुकी है। शिवराज जी तमाम तरह के वादे करते हैं भांजे भांजियों के साथ, लेकिन उन्हें नौकरियां देने के नाम पर केवल लाठियां दी जाती हैं, जो बहुत ही शर्मनाक बात है। इनके जो नेता मंत्री हैं केवल आज भ्रष्टाचार में डूबे पड़े हुए हैं गले से लेकर। लेकिन शिवराज जी आनंद महोत्सव मनाने की बजाय भ्रष्टाचार महोत्सव मनाइए, क्योंकि आपको जो है प्रदेश का जो भांजा भांजिया है भली भांति जान चुका है, पहचान चुका है कि आपने मालू जी बात पूरी करनी थी, क्योंकि मध्य प्रदेश का मतदाता युवा इस बात को जान चुका है कि शिवराज सरकार युवाओं के पेट पे लात मारकर उनसे मुंह का निवाला छीनने जा रही है। मध्य प्रदेश का युवा अब आपके झांसे में नहीं आने वाला है, और जिसका आज युवा है मध्य प्रदेश की सड़कों पर मुखर होकर विरोध भी कर रहा है, हो तो सामना करिए, उनकी समस्याओं का समाधान करिए। कहाँ है सिंधिया जी? आज उनको जनता और उनको युवा और शिक्षक ढूंढ रहे हैं। जी मालू जी कुछ कह रहे थे आप, आशीष जी से फिर अब टिप्पणी लें। मैंने कहा कि एकाधी भ्रष्टाचार का प्रकरण तो लाइए भाई, केवल बहुत बात करने से क्या होगा? प्रमाण सहित कोई प्रकरण लाइए। आपने कोई जिस तरह से मटके और सड़कों का आपने बंदरबांट किया है, किसी पर कुछ आरोप लगे हैं, बोलने से क्या होगा? दूसरी बात, आप बेरोजगारी की बात, आप बेरोजगारी भत्ते की आपने बात की थी, कहाँ दिया? और आपने रोजगार के लिए अवसर की बात की थी, आपने तो बेड उनकी तो सरकार चली गई, ट्रेनिंग देने के लिए बात करने लगे। उनकी सरकार रजिस्ट्रेशन हुए थे, उनकी सरकार चली गई, उनकी बात छोड़िए। क्या हुआ? आपकी सरकार, आप 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, हमने आप क्यों नहीं बात करेंगे? हमने आपके रजिस्टर्ड जो आपके हमने तो इन्होंने जो 15 महीने का जो इन्होंने जो मध्य प्रदेश के प्रशासन शासन को ध्वस्त किया, उसको हम फिर से लाइन पर लाए हैं, पटरी पर लाए हैं। कोरोना के संक्रमण के भी एक आपदा थी, उससे भी निकाला लाइन पे लाए हैं। उससे बड़ी बात लोगों को हमने, उससे बड़ी बात तो अतिथि शिक्षक की 1,60,000 में से मात्र 23,000 अतिथि शिक्षक वर्तमान में काम कर पा रहे हैं। हम बात, सरकार आपने 15 महीने क्या है 5 साल के लिए बनी थी, लेकिन 15 महीने में चली गई और आपने निपटा दिया उनको। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आ गए, आपको भी ध्यान होगा, सिंधिया जी इसी मुद्दे को लेकर के कमलनाथ सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस सरकार की गलती थी कि उन्होंने आड़े हाथों लिया था। सरकार की गलतियों से किस तरह से नियुक्ति ले लेते हैं, किस तरह से नियुक्ति कर देते हैं, किस तरह से भर्ती कर देते हैं। मानवता के नाम पे कायदे को ताक में रखकर जो वर्षों से कांग्रेस करती रही, वो किया। मानवता के नाम पे तो उनको कहना चाहिए सरकार आपकी बन गई। देखिए, मानवता की जगह अपनी जगह पर है, लेकिन कुछ कायदे कानून नियम वो भी हैं, उसका भी पालन किया जाना चाहिए। मन मर्जी से जो कुछ भी काम कर दे कि हम उसको रेगुलराइज कर दे, ये जरूरी नहीं है। ये 32-35 लाख जो आपके सरकारी रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड है बेरोजगार, ये गलत है आंकड़ा? मैंने आपसे कहा त्रिपाठी जी, बेरोजगारी का रजिस्ट्रेशन होता है जी। सरकारी नौकरियों की उपलब्धता इतनी नहीं हो सकती, हम उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। मुख्यमंत्री की कई सारी योजनाएं हैं, ऋण देने की, उद्योग लगाने की, छोटे उद्योग लगाने की, स्मॉल स्केल पर कई सारे क्लस्टर बन रहे हैं, जिसमें लोग जाके अपना व्यापार व्यवसाय करें। सरकार उसकी गारंटी दे रही है। और क्या करेगी सरकार? आप अपना व्यापार करिए और 10 लोगों को रोजगार दीजिए। कई सारी जो इंडस्ट्रीज डली है उसमें रोजगार मिल रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार बहुत अलग ढंग से काम कर रही है। हमारी केंद्र की सरकार काम कर रही है, स्किल डेवलपमेंट का विभाग ही अलग बना दिया। तो इसके जरिए आप रोजगार करिए। आपको जो छोटे हैं उनको स्ट्रीट वेंडर्स के लिए योजना बनाई सरकार ने, किसानों के लिए कई योजनाएं बनाई। तो सरकार सबको रोजगार देने के लिए योजनाएं बना रही है। लाभ लेने वाला चाहिए। नौकरियों की जो तादाद है
सरकारी नौकरियों की अब इतनी नहीं हो सकती। मैनुअल की जगह अब कंप्यूटराइज हो गया है कई सारी जगह पर। जो जितने लोग लगते थे, आप कहिए बैंकों में कहाँ भर्तियां हो रही 10 साल से, कौन सी बैंकों में भर्तियां हो रही है? चलिए और ये तो मुद्दे हैं। पहले का स्टाफ था जी, मैनुअल काम होता था। अब चूंकि मुद्दे और हैं, टेक्नोलॉजी बदल गई है जी। जो टेक्नोलॉजी बोले लोग उनको आज भी काम मिल रहा है। चलिए दूसरे और मुद्दे, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसमें भी तो रोजगार मिल रहा है लोगों को। जी आशीष जी, कितना रोजगार मिल रहा है? देखिए, रोजगार अभी भी उस तरह की स्थितियां नहीं है जैसे कि दावे हैं, क्योंकि सरकारी जो दफ्तरों में जो बेरोजगारों की संख्या है वो इसका पहली बानगी है। दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग जो है वो रजिस्टर्ड होते भी नहीं हैं, तो वो संख्या को भी नहीं भूलना चाहिए। उससे ज़्यादा ही बेरोजगार हो सकते हैं जितने रजिस्टर्ड हैं। दूसरी बात यह है कि जो रोजगार देने का वादा था और अभी जो सरकारी भर्तियों में कमी की बात की जा रही, तो ऐसा नहीं, सरकार में बहुत सारे पद अभी भी खाली हैं। उसका एक बहुत डेटा है, उस पर बहुत अलग से भी बात हो सकती है, लेकिन उसका डेटा है कई विभागों में बहुत सारे पद खाली हैं, भर्तियां रुकी हुई हैं, कहीं कोर्ट के मामले हैं, कहीं सरकार की कोई दुविधा है, कहीं अर्थव्यवस्था के मसले हैं, तो उस वजह से भी नियुक्तियां रुकी हुई हैं। दूसरा मालू जी कह रहे हैं कि रोजगार के साधन बहुत पैदा कर दिए हैं, कितने उद्योग लग गए हैं, सब जगह रोजगार मिल रहा है। नहीं, अगर ये बात है तो ये बहुत सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस पे सरकार को पूरा एक डॉक्यूमेंट सामने लाना चाहिए कि इतना रोजगार के अवसर पैदा किए गए और इतने लोगों को रोजगार दिए गए। जहां तक ऋण की जो बात है, अभी ऋण की जो बात आई थी कि ऋण देके उन्हें खड़ा किया जा रहा है, तो कुछ एक दो योजनाएं इस तरह की बीच में आई थी जो कोरोना लॉकडाउन का जो दूसरा दौर था उसमें, लेकिन उसके बाद सरकार ने खुद उसको रोका है। उस योजना को रोका गया है, लोन देने से रोका गया था। ये बात हुई थी कि इसको फिर से नए तरीके से हम बना के पेश करेंगे और फिर लोन देंगे। तो बहुत सारे आवेदन आए, हो सकता है कुछ गलत आए हो, कुछ दुविधा रही हो बैंकों की, तो इस वजह से भी उनके लोन रोके गए हैं। अभी स्थिति एकदम अपडेट में नहीं बता सकते, लेकिन कुछ दिन पहले तक ये स्थिति थी। तो सवाल ये है कि जो प्राइवेट रोजगार की बात की जाती है, वो उसमें जो उद्योग होते हैं, वो उद्योग अपनी जरूरतों के हिसाब से लोगों को लेते हैं। ऐसा नहीं कि हर आदमी को रोजगार देते हैं, उनको स्किल्ड लेबर चाहिए होते हैं, उस पर्टिकुलर उद्योग के हिसाब से प्रशिक्षित आदमी चाहिए होता है। तो ये कई बार इस तरह के मसले आ चुके हैं कि स्थानीय लोग दबाव बनाते हैं किसी उद्योग के स्थापित होने पर, लेकिन वो मैनेजमेंट उतने रोजगार नहीं दे पाता। तो सवाल यहाँ ये नहीं है कि रोजगार के अवसर कितने हैं और कितने, सवाल ये है कि रोजगार को लेकर के एक जो फोकस है सरकार का। सरकार ने बात की, अभी 12 जनवरी को 3 लाख लोगों को ऋण पत्र बांटे जाने की एक बात आई है, ठीक है, वो बात सही है, लेकिन अगर कोई एक स्पेसिफिक, मुझे लगता है रोजगार को लेकर बहुत एक फोकस्ड अगर कोई काम होना चाहिए जिसकी जरूरत है, वो नहीं कहीं नजर आता। जी मालू जी, कुछ आंकड़े देख रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं क्या रोजगार पे, कि अगले मुद्दे पे चले? नहीं, आंकड़े नहीं देख रहे। चलिए, नहीं, मैं तो यही बता रहा था कि 1 लाख से 50 लाख तक का ऋण उद्यम क्रांति योजना में सरकार ने बांटने का ऐलान किया। उसकी गारंटी सरकार लेगी, उसमें सब्सिडी देगी। बैंकों को दुविधा होती है उसको देने में, योजना बनानी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी कि सरकार योजना भी बना देगी, चला भी लेगी। ये उद्यमशीलता जिनको करना है, अपने बुद्धि कौशल से, अपनी प्रवरा से वो अपना उद्योग स्थापित करे सरकार। और इससे बड़ी सुविधा क्या दे सकती है कि गारंटी भी दे रही है, ऋण में भी सब्सिडी, अपना इंटरेस्ट में भी सब्सिडी दे रही है। खुद का रोजगार खड़ा करे, स्वरोजगार के लिए सरकार लगातार काम कर रही है अलग अलग क्षेत्रों में। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल के लिए, उनके लिए अलग योजना है उद्यम के लिए, उनके लिए छोटे छोटे कुटीर उद्योग के लिए योजना है। तो ये सरकार अपने तय ये प्रयास करे कि स्वावलंबी बने, आप नौकरियों पर आश्रित न रहें। और स्किल डेवलपमेंट में तो अलग अलग जगह प्रकल्प चल ही रहे हैं। केंद्र सरकार ने अलग मंत्रालय बना दिया, प्रदेश सरकार मंत्रालय बना देने से थोड़ी कुछ हो जाता है, जगह जगह प्रशिक्षण के केंद्र खोलें। नहीं, मंत्रालय बना देने से आनंदम श्रम की आनंद विभाग बनाया है, कितने लोग आनंदित हुए हैं वो आप भी जानते होंगे मालू जी। खैर मुद्दा छोड़िए, अब दूसरे मुद्दे पे चलते हैं। अगर प्रदेश में कुपोषण की बात करें तो सालों से देश भर में बच्चों के बीच कुपोषण के मामले में मध्य प्रदेश सबसे नीचे के पायदानों में खड़ा नजर आता रहा। कुपोषण को लेकर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हालात जस के तस है। हालांकि ये स्थिति आज की नहीं बल्कि लंबे समय से चली आ रही। हाँ, सरकार की तरफ से दावे जरूर दमदार किए जाते रहे हैं कि जल्द ही मध्य प्रदेश सुपोषित राज्यों की सूची में होगा, लेकिन हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि नीति आयोग के द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट कहती है।
हम चर्चा मध्य प्रदेश में बढ़ते कुपोषण को लेकर करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। कुपोषण के मामले में मध्य प्रदेश से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य के लगभग 10 लाख बच्चों पर अध्ययन किया, जिसमें 4 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार मिले। इस अध्ययन में 70,000 से ज्यादा बच्चे गंभीर कुपोषित मिले हैं। 3.5 लाख बच्चों में मध्यम से तीव्र कुपोषण मिला है। गंभीर रूप से कुपोषित 70,000 बच्चों में 6,000 बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती किया। इनमें नवजात से लेकर 6 वर्ष तक के आयु के बच्चे भी शामिल हैं। इंदौर में 12,540, सागर में 11,184, रीवा में 9,260, उज्जैन 7,555, ग्वालियर 6,829, भोपाल में 4,126, चंबल 4,163 बच्चे कुपोषण के शिकार मिले। इस अध्ययन में 1/3 से ज्यादा बच्चे त्वचा और हड्डी रोग से पीड़ित मिले हैं। सर्वेक्षण में पाया गया है कि वे गंभीर, तीव्र और मध्यम कुपोषण से पीड़ित हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आमतौर पर इस तरह के सर्वेक्षण करता है, लेकिन इस बार महिला और बाल विकास विभाग ने सर्वे किया है। कुपोषण केंद्र में भर्ती किए गए बच्चों के अलावा अन्य कुपोषित बच्चों का उनके घरों में इलाज किया जा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सरकार के द्वारा किए गए उपाय कितने कारगर साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो चलिए आनंद के बीच में कुपोषण की बात कर लेते हैं। हमारे साथ वर्मा जी हैं, रवि जी। पहले इस बार विपक्ष की बात कर ले। मालू जी आ रहे हैं आपके पास कि अगर ये आनंद का जलसा इन कुपोषित जो क्षेत्र है जहां बच्चे कुपोषित रहे, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं मालू जी, ना हम इस सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं लंबे समय से, लंबे कई सालों से स्थिति चली आ रही कि मध्य प्रदेश पूरे देश में कुपोषित राज्यों की श्रेणी में नीचे से नंबर 2, नंबर 3 यहाँ पे खड़ा नजर आता रहा है। रवि जी। जी त्रिपाठी जी, कुपोषण की बात हो, हालिया में रिपोर्ट उजागर हुई है कि मध्य प्रदेश की सरकार, बच्चों में खून की कमी बढ़ती गई, लेकिन सरकार ने उस बजट का उपयोग करना तो दूर, उसे अमली जामा तक नहीं पहनाया। इस सरकार की निष्ठुरता के जितने आंकड़े गिनाए जाएं, बड़ी ही बेशर्मी के साथ कम होते हैं, क्योंकि सरकार की निष्ठुरता इतनी कठोर हो चुकी है कि सरकार केवल भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाती है। मुनाफा मेरा, नुकसान तेरा की नीति पर यह सरकार चलना चाहती है। हमारी सरकार में कुपोषण की बात हो या जैसा मालू जी अभी रोजगार की बात कर रहे थे, 15 माह की सरकार में हमने बेरोजगारी दर को कम करने का काम किया था। जो शिवराज जी की 15 माह की सरकार है, देखिए बेरोजगार की बात खत्म हो गई, अब सिर्फ कुपोषण की बात। जी, कुपोषण की दर को हमने कम करने का काम किया था, लेकिन शिवराज जी की सरकार आज कुपोषण में भी नंबर 1 है। नंबर 1 तो नहीं है, नीचे से खड़ी हुई है। लेकिन आपने कुछ बताया अभी हाल ही में, क्या आंकड़ा बजट का? जी, खून की कमी, जो बच्चों में जो उनको विटामिन देने चाहिए, जो आंगनवाड़ियों के माध्यम से दिए जाते हैं, जो सप्लीमेंट दिए जाते हैं, उस बजट को भी यह सरकार खर्च नहीं कर पाई। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। जो नौनिहाल बच्चे हैं, जो दूध पीते बच्चे हैं, उनका भी हक मारने से ये सरकार गुरेज नहीं कर पाई। जी मालू जी, मैंने आंकड़े बता दिए हैं आपको, और आप, मैं नहीं कह रहा, केंद्र में भी आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार है, तो ये नीति आयोग जो आंकड़े क्यों जारी कर देती है अगर सब कुछ सही है? त्रिपाठी जी, पोषण दूर करने के लिए सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में भी अभिवृद्धि कर रही है। बच्चों के लिए जो उनको अलग अलग सप्लीमेंट्स देना है, उनके अलावा मध्याह्न भोजन और मुफ्त अनाज देने का जो काम सरकार ने किया है गरीबी रेखा के नीचे को जी, वो सरकार लगातार इस पर नजर भी रखे हुए और काम भी कर रही है। और कुपोषण काफी हद तक हमने उसको, उस जो लगातार के प्रयासों के बाद हमने उसको कम करने की कोशिश की है। और सरकार की अनेक योजनाओं में कुपोषित बच्चों के लिए, जो उनकी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, उनको क्या दवाइयाँ, अन्य चीज़ें देना चाहिए, कौन से प्रोटीन्स, विटामिन देना चाहिए, उसके लिए भी जो अनेक योजनाएं हैं उसके तहत काम हो रहा है। लेकिन काम हो ही रहा है। 17 साल हो गई आपकी सरकार को, लेकिन नहीं हो रहा है ना एकदम। देखिए, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हो रहा है, काम हो रहा है।
और गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनके लिए भी लगातार बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, उनके पोषण आहार के लिए लगातार सरकार ने मध्याह्न भोजन और पोषण आहार की उपलब्धता कराई है और महिला बाल कल्याण विभाग उसमें लगातार काम कर रहा है और हम मॉनिटरिंग भी करते हैं उसकी कि कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए, क्योंकि ये सरकार का जो प्रशासन का अमला है उस पर हम नज़र, हमारे मंत्री भी, हमारे अधिकारी भी रखे हुए हैं और यदि कहीं से कोई शिकायत मिलती है तो हम उस पर कार्रवाई भी करते हैं। तो हमने लगातार इस पर बहुत ही संजीदगी से, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ बच्चों के मामले में ध्यान दिया है और हम इस पर और हम ये नहीं करेंगे हमने 100% हमने उसको दूर किया है, लेकिन हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं और उसके परिणाम आ रहे हैं। धीरे धीरे इस समस्या को हम दूर कर लेंगे। चलिए, दूर कर लेंगे लंबे समय में। थोड़ा सा एक आंकड़ा बता दूं, मैंने नहीं किया है। मध्य प्रदेश में महिला बाल विकास ने राज्य के लगभग 10 लाख बच्चों पर अध्ययन किया, जिसमें 4 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण के शिकार बने। इस वजह 70,000 से ज्यादा गंभीर कुपोषित हैं और 3.5 लाख बच्चों में मध्यम से तीव्र कुपोषण मिला है। ये आप सोच सकते हैं कि 10 लाख में से 4 लाख बच्चों पे कुपोषण के लक्षण मिले हैं। अब आप कह रहे हैं कि मध्याह्न भोजन, ये तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने क्या किया है भाई? हमारा नीचे से जो हमें कलंक लगता है हर साल, मैं ये नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस सरकार में भी होता रहा है। ये जो नीचे से कि कुपोषित राज्य है, ये इसको सुपोषित राज्य बनाने के लिए कई बार आपके सरकार मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। तो इस 10 लाख से 4 लाख पे कुपोषण के लक्षण मिले हैं और 70,000 गंभीर रूप से कुपोषित है। अब इसमें कब तक आप ये मध्याह्न भोजन बांट करके, तो केंद्र सरकार की योजना है जो भी है, आप कब तक इसको कुपोषित राज्य से सुपोषित राज्य की ओर ले जाएंगे? कितने और साल? 10 साल, 20 साल? पोषण आहार की नीति तो मध्य प्रदेश सरकार की है जी। हाँ, पोषण आहार जी, पोषण आहार तो दिया ही जा रहा है, आंगनवाड़ियों के माध्यम से दिया जा रहा है, अलग अलग जगह दिया जा रहा है। और कुपोषण है, हम कहाँ मना कर रहे हैं, कुपोषण नहीं, लेकिन उसको धीरे धीरे उसकी जो इंटेंसिटी उसको कम किया जा रहा है। कहाँ पर क्या आंगनवाड़ी के जरिए बच्चों में, महिलाओं में किस तरह से उनके देखभाल की जाए, उनको इनके पोषण दिया जाए, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, इस बारे में सरकार लगातार काम कर रही है। और ये समस्या, मैंने कहा ना कि समस्या है, लेकिन उसको हम काबू पा रहे हैं। मालू जी, इस दिशा में आपने कोई कार्य किया होता तो ये रिपोर्ट नहीं आती, बच्चों में खून की कमी नहीं फैलती, बच्चों में खून की कमी नहीं आती। आपने अगर इस दिशा में कार्य किया होता तो ये नौनिहाल बच्चे इस तरीके से कुपोषण में नहीं बैठी है, सरकार काम कर रही है और सरकार बड़ा संजीदगी से। ये रिपोर्ट हमारी नहीं है मालू जी, ये कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं है, स्वराज की रिपोर्ट है, आपकी केंद्र सरकार की रिपोर्ट है कि मध्य प्रदेश में बच्चों के साथ ये हुआ है। किस तरह से लोगों तक इसका लाभ पहुंचे, उसके लिए सरकार लगातार हर स्तर पर मॉनिटरिंग भी कर रही है, काम भी कर रही है और बजट भी दिया है सरकार ने। चलिए आशीष जी, वास्तविकता क्या है? देखिए, वास्तविकता खराब है। वास्तविकता सबसे पहले तो मालू जी की इस बात को लेकर के कि उन्होंने कहा आंगनवाड़ी के माध्यम से पोषण आहार दिया जा रहा है जी। आप भी समझ रहे हैं इसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार, आंगनवाड़ी तक जो पोषण आहार पहुंचता है किस क्वालिटी का होता है। मालू जी, उधर देखने की जरूरत है। हम सरकार की मंशा पे बिल्कुल भी सवाल नहीं उठा रहे, हम सवाल उठा रहे हैं व्यवस्था को लेकर, और जो भ्रष्टाचार का घुन उस पोषण आहार में घुसा हुआ है उस पर हम उठा रहे हैं कि वो ऐसी क्वालिटी का भी पोषण आहार दिया जा रहा है जिसको जानवर तक खाने में सोचते हैं एक बार। आशीष जी, बिल्कुल सही बात है। और पोषण आहार की जो लीकेज है, जो इतना बड़ा उसका बजट है, उसके बाद जो लीकेज है, सरकार उसको पकड़ पाने में नाकाम हुई है। कुपोषण मिटाने की उसकी मंशा को अलग रख दिया जाए कि वो बहुत पाक साफ है कि ठीक है वो कुपोषण मिटाना चाहती है, लेकिन उस कुपोषण को मिटाने की जो लाइन है, जो चेन है, वो तो अभी तक टूट नहीं पाई है। दूसरी बात है, सब लोगों को पता है कि बहुत लंबे समय तक पोषण आहार को लेके एक नीति, एक योजना, इसको लेके सरकार गफलत में रही, कई उठा पटक उसके अंदर चलती रही। दूसरी बात है, उस पोषण आहार और इसकी जो चेन है उसमें पोषित कौन हुआ, ये सरकार को भी पता है कि बच्चे नहीं हो पाए, तो उसको क्यों नहीं सरकार रोक पा रही है। और देखिए, किसी भी व्यवस्था या अव्यवस्था का पैमाना 10 साल 5 साल एक बेंचमार्क माना जा सकता है। 15-17 साल हो गए सरकार को, उसके पहले जो दुर्गति हुई उसका हश्र लोगों ने देखा और वो भुगत रहे हैं।
लेकिन इस वक्त उसकी एक ठोस नीति क्यों नहीं है। दूसरी बात है, पोषण आहार आंगनबाड़ियों में क्या बटे, इसको लेके बहुत दिनों तक एक भ्रम की स्थिति रही। मंत्री कुछ बोलती रही, मुख्यमंत्री अपनी प्राथमिकता बताते रहे, उसमें भी उलझन रही कि क्या दिया जाए बच्चों को, क्या नहीं दिया जाए। तो पोषण आहार, पहली बात तो क्या दिया जाए, इसको लेके दिक्कत रही है। जो दिया जाता था वो समय पे नहीं पहुंचा। आंगनबाड़ी के नाम पे फर्जीवाड़ा चला है, एनजीओ और दूसरे जो लोग हैं इसके अंदर घुसे हुए हैं। तो उसको रोकने के लिए या उनकी वो जो चेन है, जो नेक्सस है, उसको तोड़ने के लिए सरकार ने क्या किया, सरकार को पहले इस पे आना चाहिए। यदि सरकार ये कर लेगी तो अपने आप सारा सिस्टम नीचे ठीक होगा और बच्चों तक जाएगा। वरना खंडवा या इस तरह की जगहों पर किस तरह से बच्चों की स्थितियां हुई हैं, सामने आई हैं, कुछ मौतें हुई हैं कुपोषण से, ये बताने की जरूरत नहीं है। इसको लेकर बहुत चर्चा हुई है, देश भर में चर्चा हुई है इसको लेकर के। और इसको चूंकि मध्य प्रदेश के लिए चर्चा करना ठीक भी नहीं है, क्योंकि अच्छी बात नहीं है, कि कोई गर्व की बात नहीं है। सवाल यह है कि इसको दूर करने के लिए जो प्राथमिक रूप से जो कदम उठाए जाने चाहिए थे कुपोषण को लेकर, वो नहीं उठाए। मेनका गांधी भी इसकी मंत्री थी, मध्य प्रदेश आई थी, उन्होंने भी देखा था, उन्होंने भी कुछ बातें कही थी। ये सब इसी सरकार के समय की बातें हैं, पिछले 5-7 सालों में। तो बीच में 15 महीने जो लोग आए उन्होंने क्या किया और 10 साल रहे उन्होंने क्या किया, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो खामी है और जो पता है सरकार को, वो कैसे टूटेगी, ताकि वो जो खाना है और जो व्यवस्था है वो सही तरीके से संचालित हो, वो उस पर बात करना जरूरी है और उस पर बात होना चाहिए। मालू जी, कुपोषित बच्चे तो नहीं ठीक हुए, सुपोषित वो लोग हो गए जिनके पास जिम्मा था ये पोषण वितरण का। देखिए, आशीष जी ने कुछ सवाल उठाए हैं और मैं उनको ये बता दूं कि व्यवस्थाओं में जब गड़बड़ी आती तो उसको ठीक भी किया जाता है। जिन ठेकेदारों के पास व्यवस्था थी, हमारी सरकार ने उसको बदला। जब कमलनाथ सरकार आई तो फिर से ठेकेदारों के हाथ में अप्रत्यक्ष रूप से दे दिया गया। फिर हमने उस व्यवस्था को बदलकर आंगनवाड़ियों के और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको दिया है। तो ये जो बड़े ठेकेदार थे जिन्होंने गड़बड़ की, तभी हमको हटाया और इसी के परिणाम स्वरूप अब हम उस व्यवस्था को नई दिशा में लगातार बढ़ा रहे हैं। उसके परिणाम निकट भविष्य में अच्छे मिलेंगे और जहां पर मॉनिटरिंग करना है सरकार करती है, दंड भी देती है, अधिकारियों को भी निलंबित करती है। और इसलिए अब ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, आंगनवाड़ियों के माध्यम से जो अब ये पोषण आहार का वितरण होगा, तो मैं समझता हूं कि अब अच्छा उसको और भी अच्छे परिणाम हमको देखने को। आपने कहा निकट भविष्य कब आएगा? 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल? भविष्य क्या चल रही है प्रोसेस में। निकट भविष्य मतलब अब जब आप अगली बार आंकड़े देखेंगे तो आपको कम पाएंगे आप। कब? 2024, 25? 2024-25 नहीं है त्रिपाठी जी, बहुत जल्दी। मतलब अभी तो ये प्रोसेस शुरू हुई है, अभी साल भर में देखिए आपको फिर नजर आएगा अंतर। हर साल की समीक्षा होगी ना, 3 साल की थोड़ी होगी। चलिए, हर साल की समीक्षा माने अब तो समीक्षा 22 की हो जाए, 21 की हो जाए, खत्म हो गया 21 का, 21 की बता दे। खैर, मुद्दे और भी हैं। तो तीसरे मुद्दे की ओर चलते हैं, जहां कोरोना की दूसरी लहर का कहर झेलने के बाद प्रदेश एक बार फिर से तीसरी लहर का सामना करने की कगार पर है। प्रदेश में लगातार एक के बाद एक मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और मरीजों की संख्या में इजाफा होने के चलते प्रदेश की जनता दहशत में है। वहीं सरकार का दावा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं, लेकिन हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है, जिसमें स्वास्थ्य, मृत्यु दर और बीमारियों में प्रदेश को अव्वल स्थान दिया गया है। बहरहाल तीसरी लहर का आगाज कैसे होता है ये अलग बात है, लेकिन हमारे प्रदेश में 14 से 28 जनवरी तक आनंद उत्सव मनाने की तैयारी चल रही है। खैर, चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर ने जहां लोगों को डरा दिया है, तो वहीं प्रदेश में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या में हो रहे इजाफे से स्वास्थ्य विभाग के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। जहां सरकार कोरोना से निपटने के लिए तमाम तरह के दावे कर रही है, लेकिन पिछले साल हुई कोरोना से तबाही किसी से छिपी नहीं है। दरअसल नीति आयोग ने देश भर के सभी राज्यों के हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया 2019-20 की रिपोर्ट पर गौर करें तो हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया की हेल्थ इंडेक्स राउंड 4 2019-20 को जारी किया गया है। मध्य प्रदेश इस रिपोर्ट में इस बार 19 बड़े राज्यों की सूची में 17वें स्थान पर रहा। 2015-16 में भी मध्य प्रदेश 17वें,
2017-18 में 18वें, 2018-19 में 18वें और 2019-20 में 17वें स्थान पर ही रहा है। राज्यों के गर्भ निरोधक प्रयास दर में मध्य प्रदेश की स्थिति खराब है। 19 बड़े स्टेट्स में मध्य प्रदेश की पोजीशन 18वें नंबर पर है। टीबी जैसी बीमारी के रोकथाम की सक्सेस रेट में मध्य प्रदेश 19वें स्थान पर है। मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर में मध्य प्रदेश की पोजीशन 15वें नंबर पर है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इसको लेकर क्या कुछ कड़े कदम उठाती है जिससे कि प्रदेश की स्थिति बेहतर हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज। तो रवि जी, ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार में ही स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति यह है 17 में। आपके समय में 18वें पे थी, अभी 17वें पे आ गई है। आपकी भी सरकार रही है 15 महीने। जी त्रिपाठी जी, लेकिन एक लंबा अंतराल भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आता है। जो स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो पाई। कोरोना काल में हमने देखा है कि ऑक्सीजन को लेकर, वेंटिलेटर को लेकर, अस्पताल को लेकर जो सरकार को 15 साल में ये संसाधन तो वैसे ही उपलब्ध होने चाहिए थे लेकिन नहीं हुए। लोग सांसों के लिए तरस रहे और इन सांसों को लेकर जो मौतें हुई हैं, गांव गली मोहल्ले में लोग तरसे हैं, उन मौतों का अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार अभी भी चेत नहीं रही है, क्योंकि ये रिपोर्ट इस बात को प्रमाणित करती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ध्यान है केवल भ्रष्टाचार या इस तरह के आनंद उत्सव मनाकर जनता का ध्यान मोड़ना चाहती है। सरकार को होना ये चाहिए कि बेहतर से बेहतर जो सुविधाएं हों उनको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी को लेकर, तमाम संसाधन को लेकर जो हमने मौतों का आंकड़ा देखा है वो पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जी मालू जी, खैर वो तो हमने कांग्रेस सवाल किया है, लेकिन अभी जो नीति आयोग की रिपोर्ट जारी हुई 17वें स्थान पे है। अब यहां सवाल होता है, एक तरफ आप नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, एक तरफ आप ये जारी कर रहे हैं, आपको दिख रहा है कि आज 58,000 केस आ गए हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि शादी ब्याह में 250 से ज्यादा नहीं, कब्रिस्तान जाना है, श्मशान घाट जाना है तो 20 से ज्यादा नहीं। अब तमाम इस तरह से 10 बजे के बाद कौन सी शॉप बंद हो जाएगी, 8 बजे के बाद क्या नहीं होगा। इस बीच में अब यहां सवाल ये उठता है कि आपको व्यवस्था, आपने दूसरी लहर देखी है, बात सही है कि ऑक्सीजन को लेकर के, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर, फेविफ्लू टैबलेट को लेकर लोग दर दर भटकते रहे हैं और कई लोग कालवित हुए हैं। आंकड़ा सरकारी कुछ भी कहे, लेकिन स्मशान घाट का आंकड़ा, कब्रिस्तान का आंकड़ा अलग कुछ और ही बयां करता है। तो इन स्थितियों में मालू जी, अब आनंद उत्सव मनाना कहां तक जायज है? आप कह रहे हैं छोटे छोटे जलसे होंगे। अरे सरकार के लिए छोटे जलसे भी आप जानते हैं कि जहां सरकार का आयोजन होता है वहां 100-200 लोग ऐसे ही चले जाते हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि डबल वैक्सीन, RT-PCR की रिपोर्ट 48 घंटे 70 घंटे के पहले तो मॉल में प्रवेश। ये इसलिए मैंने आज ये सब्जेक्ट लिया। त्रिपाठी जी, मैंने आपसे कहा कि उस समय की स्थिति देखकर उसका स्वरूप क्या होगा, क्योंकि सरकार न तो सोशल डिस्टेंसिंग का को वेव करेगी, उस पर उसको बाधित नहीं करेगी, न ही मास्क या दूसरे नियंत्रण है उससे अलग जाएगी, क्योंकि सरकार खुद आयोजन कर रही है। ये हैप्पीनेस के लिए है, ये हमारी हमको बूस्ट देने के लिए बूस्टर है ये कि हम उससे किस तरह से अवसाद से बाहर निकलें। इसका बहुत सारे तरीके, इसका ये मतलब नहीं कि कोई उत्सव, कोई आमोद प्रमोद के साधन और खूब मेला लग रहा है, ऐसा नहीं है। ये आप इसको इस रूप में न लें। दूसरी बात, जहाँ तक कोरोना संक्रमण के भयावहता का सवाल है, ये वेरिएंट या इसके पहले वाला डेल्टा वेरिएंट ये हमारे मध्य प्रदेश में नहीं, न केवल भारत में, पूरे विश्व में आया है। जहाँ पर वैक्सीनेशन हो गया है वहाँ भी अभी लॉकडाउन की स्थिति दूसरे देशों में, हमारे यहाँ कम से कम ऐसी स्थिति नहीं, और हमारे वैक्सीनेशन भी अच्छा हुआ है। तीसरी बात यह है कि जब 10 लोगों के या 25 लोगों की इलाज की व्यवस्था होगी और 100 आएंगे तो वहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत तो आती है। अब देखिए, जब हमको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत थी, हमने एकाध दिन किसी दिन ऐसा हुआ कि हमको उपलब्धता की कमी आई और हमने उसकी पूर्ति की, इसलिए ऑक्सीजन की कोई कमी हमारे यहाँ नहीं रही। और जहां तक भयावहता संक्रमण की है, ये लोगों की लापरवाही का भी नमूना है। आज भी हम ये जो प्रतिबंध लगाने की क्यों जरूरत पड़ती है, मैंने भी मांग की है कि इंदौर के लिए इंदौर में वीकेंड कर्फ्यू 1 दिन का लगाया जाए, क्योंकि लोग आमोद प्रमोद से विरत ही नहीं होते हैं।
हमने देखा दक्षिण अफ्रीका का एक सीन देखा जहां पर इतना बड़ा संक्रमण था और वहां वही बीच के पास वीकेंड मतलब ईयर एंड में मनाने लोग जा रहे हैं। तो देखिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ प्रतिबंध, कुछ समझाइश और कुछ जन जागरण, इन तीनों चीजों की जरूरत है। जहां तक स्वास्थ्य सेवाओं का सवाल है, हम एक भी पहले मास्क नहीं बनाते थे, हमारे यहाँ पर कोई दूसरी जो पीपी किट नहीं बनती थी, मास्क नहीं बनते थे, सारी चीजें मैं मान लेता हूँ मालू साहब, भी कम थी। हमने धीरे धीरे मालू साहब ये सब मान लेता हूँ, ये हमने किया है क्योंकि ये संक्रमण महामारी आई, अचानक आई है। आज हमने सारे अस्पतालों को अपग्रेड किया है। हमने जिला स्तर पर भी कौन से हॉस्पिटल अच्छे हैं उनको हायर करने के लिए सरकार ने पहले भी निजी अस्पतालों को हमारे गरीब लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए उनके इलाज हो जाए उसके लिए उसको हमने अनुबंधित किया था और हमको उसका शुल्क भी चुकाया है। तो सरकार ने कोई कोताही नहीं बरती। और आज भी इस संक्रमण के बारे में, ओमिक्रॉन संक्रमण के बारे में जो वायरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट है कि ये फैलता बहुत तेजी से, एक जैसे यदि वो 4 गुना होता है तो 10 गुना होता है, वो 1 से 4 में फैलेगा तो ये 1 से 10 में फैलेगा। लेकिन उसका जो इंटेंसिटी है, जो उसकी संक्रामकता है, जो उसका मारक क्षमता है वो कम है। लेकिन इसके लिए हमको ये सभी जरूरत है। अब देखिए, मास्क लोग लगाते नहीं है और सरकार अगर मान लो 200 रुपये मास्क नहीं लगाने का जुर्माना लगाती तो उसकी भी आलोचना होती है। तो हमें सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोगों में ये जन जागरण करें कि आप सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क ये सब ठीक है मालू जी, लेकिन आप अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था तो ठीक करें। देखिए, न तो कोई आप आर्थिक गतिविधि, स्वास्थ्य व्यवस्था तो ठीक करें। स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है, कहाँ से कोई भी है? देखिए 19 बड़े राज्यों में 18वें नंबर पे है, 17वें नंबर पे आप। बहुत जो हमारे कमी थी 19 बड़े राज्यों में 17वें नंबर पे है। आज की स्थिति में मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को जितना उन्नत किया गया है पिछले दौर के बाद, जो उसमें हमको कमजोरियां दिखी, उसके बाद वो हर जिले में, और हमने अलग अलग कोविड केयर सेंटर बनाए हैं टेम्पररी। और उसके क्योंकि ये तो एक बार आती है महामारी, हमेशा थोड़ी तो रहती है। चलिए, कोविड से अलग हटके स्वास्थ्य की केवल बात कर लें। केस नहीं था, कोविड से अलग हटके स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर लें। ये क्यों 17वें नंबर पे आ गए? शिशु मृत्यु दर में आप आगे हैं। आप प्रदेश में मातृ मृत्यु दर आपसे 15वें नंबर पे हैं। मृत्यु दर के मामले में मातृ मृत्यु दर 15वें नंबर पे है। पहले से बहुत तरक्की की है जी, पहले से बहुत तरक्की की है। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के मामले में बेहतर स्थिति में है। कई सारे योजनाएं जो सरकार की है, जननी सुरक्षा योजना और कई सारी योजनाएं, उसके तहत भी सरकार ने काफी काम किया और उसका क्रियान्वयन भी ठीक ढंग से हुआ है, लोगों तक उसका लाभ भी पहुंचा है। तो हम इसको पहले के मुकाबले आज हम बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं, पर हम उस अच्छी स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं और ठीक हमने किया है। हमारे प्रयास लगातार अच्छा करने में है और उसके परिणाम ऋणात्मक नहीं धनात्मक आने चाहिए और वो आ रहे हैं। और सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जो सजगता है और उस पर जो केंद्रीकरण है हमारे सरकार का, किस तरह से केंद्रित करके उसको हम ठीक कर रहे हैं, उसके लिए हमने लगातार काम किए हैं और हमने उन्नत की है। कई जगह सुविधाएं बढ़ाई हैं, कई सारी लेबोरेटरीज बनाई हैं। इसलिए सरकार जिलों में भी स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड करने में और नए भवन बनाने में, उनको सुविधाएं देने में काम कर रही है। और इसके अलावा जो दूसरी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज कराता तो उसके लिए भी एक आयुष्मान योजना जो केंद्र ने चालू की है, उसका भी लाभ लोगों को मिल रहा है। चलिए, तो ये नीति आयोग की रिपोर्ट गलत आती है। आशीष जी, देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट आंख खोलने वाली है क्योंकि बहुत सारे राज्यों को ये 19-20 की है जारी हुई है। जी हाँ, 19-20 की रिपोर्ट है। और उसके बाद जैसा कि कहा जाता है, सरकार अपनी लाचारी बताती है कि बहुत सारे काम नहीं हो, उसको हम सारे काम हो गए हॉस्पिटल्स और ये सारी चीजों के साथ साथ हम जोड़े थे, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी नहीं है मध्य प्रदेश में। 58% तक की कमी है, ये वो रिपोर्ट बता चुकी है उसमें कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, उनकी 58% कमी है। पैरामेडिकल स्टाफ के मामले में मध्य प्रदेश की जो गिनती है देश में कमियों के मामले में बहुत पीछे आती है। तो स्वास्थ्य की जो मध्य प्रदेश सरकार, फिर हम यही बात कहेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार के पास एक बहुत लंबा समय था, एक ही दल की सरकार थी, बहुत सुविधाजनक बहुमत था, सारी परिस्थितियां थी। तो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत मजबूत अधोसंरचना खड़ी हो चुकी होनी थी।
तो दुर्भाग्य की बात है कि वो स्थितियां अभी तक नहीं बन पाई हैं। लेकिन जहां तक ये मामला है कि कोरोना का जो है और अभी तेजी से कदम उठाने की कोशिश की जा रही है, तो ये ठीक है और इसकी जरूरत भी इसलिए है क्योंकि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दूसरी लहर के दौरान जवाब लगभग दे चुकी थी और उसका दुष्परिणाम भी हमने हर परिवार ने ही लगभग भुगता है। तो यदि अगर ये व्यवस्था मजबूत नहीं है, ये सही बात जो है वो सरकार खुद भी जानती है, तो इसके लिए जरूरी है कि सारे शहरों को, सारे गांवों को एक मोटी सी एक संयम की सीमा में या एक छोटे से स्मार्ट बंदिशों की सीमा में उसको बांधना पड़ेगा। क्योंकि इतना बड़ा 7.5 करोड़ की आबादी को उस तरह से अगर कोई भगवान ना करे लेकिन ऐसी कोई स्थितियां बने तो फिर उसको संभालना मुश्किल होता है। ये भी दूसरी लहर में देखा जा चुका था जब सारा सिस्टम कहीं नजर नहीं आता था। तो इन सारी परिस्थितियों में जब आनंद मंत्रालय और आनंद उत्सव की बात होती है तो वो थोड़ी सी अजीब लगती है। मतलब ये अजीब सा लगता है कि आदमी खुश होता है तो वो खुशी की परिभाषा है कि वो अंदर से खुश होता है, वो उत्सवों से और उससे खुश नहीं होता। तो ये सारी बातें, चाहे कुपोषण हो, चाहे बेरोजगारी हो और चाहे कोरोना हो, इन सारी चीजों को, इन सारी कमियों की वजह से हम उत्सव के जरिए, इवेंट के जरिए खुश रहने या अपने आप को खुश बताने की कोशिश में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक खुशी जो है उसके लिए मध्य प्रदेश को अभी काफी प्रयास करने होंगे। कोई भी दल, कोई भी सरकार हो, किसी को भी करना पड़ेगा। इसके लिए आनंद मंत्रालय और आनंद उत्सव की जरूरत नहीं। हालांकि आनंद मंत्रालय की ये बुनियाद दोबारा उसी वक्त पड़ गई थी जब बनारस में भी प्रधानमंत्री ने सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक ली थी। तब भी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बताया जाता है कि वहाँ प्रेजेंटेशन दिया गया था कि आनंद मंत्रालय में हमने 60,000 स्वयंसेवक तैयार किए, लोगों को अवसाद से दूर रखने की कोशिश की गई। तो अवसाद से दूर रखने की कोशिशें हों, उसके लिए प्रयास हो, लेकिन जलसा न मनाया, लेकिन जलसे ना हो। जलसे की बहुत इस समय जलसे जैसी स्थितियां हैं नहीं, तो ये सब एक विरोधाभास हो जाएगा कि एक तरफ बंदिशों की बात होगी, एक तरफ जलसे होंगे, आयोजन होंगे, रैली सभा होंगी। तो इन सबसे दूर रह के अगर अभी समझ जाए तो वो ज्यादा आनंद की बात होगी कि हम उस बीमारी से बचे रहे। जबकि कोरोना की दूसरी लहर में जो मरे हैं उनकी अभी बरसी भी नहीं हुई है। चलिए एक विभाग और ले लेते हैं मालू साहब, शिक्षा का। जी, एक तरफ प्रदेश में कोरोना ने छात्रों की चिंता बढ़ाई है, तो वहीं दूसरी तरफ स्कूलों में ठीक से पढ़ाई न होने के चलते परिवार के लोगों में भारी चिंता है। दरअसल शिक्षा के नाम पर प्रदेश में करोड़ों रुपए तो खर्च किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी छात्रों को ठीक से पढ़ाई मुहैया नहीं हो पा रही। अगर प्रदेश की सरकार शिक्षा के अधिकार कानून के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है तो उसे कानून में प्रदान मापकों की जल्द ही पूर्ति करनी होगी। क्या है प्रदेश में शिक्षा नीति, एक छोटा सा देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 को लागू हुए आज करीब 11 साल हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी आज के दिन भी स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में कोई ज्यादा बदलाव नहीं हो सका है। दरअसल कानून के 11 साल होने के बाद भी शिक्षा को लेकर जितना परिवर्तन होना चाहिए था वो देखने को नहीं मिल रहा है। कानून के उद्देश्य को प्राप्त करने में कई चुनौतियां और रुकावटें हैं। आंकड़ों के मुताबिक आज भी प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। प्राथमिक शालाओं में इसकी पूर्ति संविदा शिक्षकों, अतिथि शिक्षकों से करने का प्रयास किया गया, लेकिन तब भी मानक पूरा नहीं हो सका। शिक्षकों को शैक्षणिक कार्यों के अलावा अन्य कामों की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। शालाओं में अधोसंरचना के मानकों की पूर्ति नहीं हो पाई है। कई शालाओं में प्रधानाध्यापक के लिए कक्ष की कमी, शालाओं में लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों का न होना, शालाओं में पेयजल, खेल के मैदान, शालाओं में पुस्तकालय, शालाओं में बाउंड्री वॉल की समस्या बनी हुई है। बहरहाल प्रदेश में शिक्षा को लेकर तमाम तरह के दावे किए गए, लेकिन उसके बाद भी हालात जस के तस हैं। शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए को खर्च किया जा रहा है, लेकिन फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं हुए हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इसको लेकर आने वाले समय में क्या कुछ प्लान तैयार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। चलिए रवि जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। क्या कहेंगे इस व्यवस्था को लेकर के? शिक्षा ऐसा नहीं है, ये शिक्षा लगातार, ये कांग्रेस के समय से 25 साल 30 साल से लगातार स्तर गिरता जा रहा और प्राइवेट स्कूलों बढ़ते जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों की तरफ से बच्चों का मोह भंग होता जा रहा। रहा सवाल इसका कि शौचालय से लेकर अन्य चीजों का, उसकी तो कहीं दूर दूर तक निशानदेही नहीं मिलती है। जी त्रिपाठी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के आने के बाद ही इन 15 सालों में और ये 2 साल के और कार्यकाल देखे जाएं तो
तो अभी भी 80,000 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक शिक्षक से कार्य लिया जाता है। लाख से ऊपर की संख्या जहां केवल 2 शिक्षकों से कार्य लिया जाता है। मालू जी रोजगार देने की जो बात कर रहे थे, उस रोजगार की पोल आज ये रिपोर्ट खोलती है ये बात कि आप रोजगार शिक्षकों को भी नहीं दे पाए। आपने रोजगार दिया होता तो शिक्षकों की पूर्ति होती। हमारी सरकार में राइट टू एजुकेशन के तहत हमने जो बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया था, लेकिन उसका भी अनुपालन आप नहीं कर पाए, इसलिए ये आज शिक्षा का स्तर गिर रहा है। व्यापम की बात हो, तमाम आपने मध्य प्रदेश को कलंकित करने का कार्य किया है, क्योंकि शिक्षा का स्तर आज गिरा है। अगर आज जो बालकों के हाथ में जो एक अच्छी शिक्षा नहीं है या युवाओं के हाथ में एक अच्छे कॉलेजेस नहीं है, स्कूल नहीं है, तो उसका अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप जिम्मेदार नहीं है, हमारी सरकार में आप थे। हमारी अगर गलती थी तो जनता ने हमें उस सरकार से बेदखल किया था, लेकिन 17 वर्ष का कार्यकाल बहुत होता है त्रिपाठी जी, आखिर और कितने चाहिए? आखिर ये भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता किस तरीके से कांग्रेस को जो है केवल बदनाम करके या उन पे दोषारोपण करके अपनी जिम्मेदारियों से इतिश्री करेंगे? आप सत्ता में हैं, जिम्मेदारी आज मालू जी आपकी बनती है कि नौनिहालों का भविष्य, युवाओं का भविष्य एक अच्छे स्कूल कॉलेज देकर उन्हें दिया जाए, लेकिन आपने केवल भ्रष्टाचार की काली पोतकर मध्य प्रदेश को कलंकित करने का कार्य किया है। मालू जी खैर कांग्रेस का अपना आरोप है, लेकिन आप सुशासन की बात करते हैं, अच्छी शिक्षा इन्होंने की बात करते हैं। एक रट रखा है बयान भ्रष्टाचार। चले ये देखिए आप, उन्होंने आंकड़े दिए हैं कि 80,000 स्कूल ऐसे हैं जहां एक शिक्षक, 1 लाख से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां 2 शिक्षक। इसमें से बहुत सारे आप भी जानते हैं अतिथि शिक्षकों के भरोसे स्कूल चल रहे थे। उसमें 1,60,000 अतिथि शिक्षक थे, जिसमें से केवल 23,000 बचे हैं, बाकी सब वो बाहर। तो हमें ये लग रहा है कि उन स्कूलों में क्या होगा। हालांकि ऑनलाइन व्यवस्था की है, और ऑनलाइन में आप जान रहे हैं कि जिन जगहों पे बिजली ही नहीं है, जिन जगहों पे टीवी नहीं है, वहां ऑनलाइन क्या व्यवस्था करेंगे आप? त्रिपाठी जी, शिक्षा के क्षेत्र का राजनीतिकरण कांग्रेस के जमाने से हुआ, और वो जो भर्तियां हुई शिक्षकों की, और वो कोई शिक्षा के केंद्र तक नहीं जा रहा है। उस समय की भर्ती, वो अगर हम उनको निकालते तो ये आरोप लगता कि उनको निकाल दिए। वो जो भर्तियां हुई थी वो केवल उपकृत करने के लिए हुई थी, अपना व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, केवल वहां तनख्वाह लेने जाते थे। अरे साहब 17 वर्ष आपकी सरकार थी, उपकृत करने का कार्य किया था। अगर किसी तरीके से 17 साल आप जांच कराते, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। गोविंद मालू जी सरकार ये आप जांच करा लेते उसकी, उन्हें जेल में डालते। और देखिए शिक्षा के, अरे आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं मालू जी, चाहे जिसको शिक्षक में मालू जी, ये अतिथि शिक्षक 2009 में भर्ती किए गए थे। हाँ, कांग्रेस शासन में नहीं, जो आपने कहा कि उपकृत करने के लिए 2009 से शुरुआत हुई है अतिथि शिक्षकों की। तो हमने उनको गुरुजी का दर्जा दिया है। नहीं, गुरुजी अलग है, दिया है, उनके लिए लगातार प्रयास भी गुरुजी अलग है। और जहां तक ये अतिथि शिक्षक है जो 1,40,000 के लगभग बाहर का रास्ता दिखा दिया आपने। त्रिपाठी जी, शिक्षा के स्तर को लगातार सुधारने का काम ये सरकार कर रही है। सीएम राइज स्कूल के नाम से जो योजना प्रारंभ की गई है सरकार ने, वो इन शिक्षा के स्तर को, शिक्षा के केंद्रों को उन्नत बनाने के लिए, आधुनिक तकनीकी सुविधाएं जुटाने के लिए सीएम राइज स्कूल का कार्यक्रम बनाया है। और इसमें जो सरकारी स्कूल हैं उनको निजी स्कूल की तरह बेहतर उनका रखरखाव, प्रबंधन और उसमें सुविधाएं ये देने का काम सरकार ने योजना बनाई है, और ये लगातार अभी इस पर काम चल रहा है। और इसके कारण हम इसको और उन्नत शिक्षा मिले। एक जमाने में सरकारी स्कूल बड़े अच्छे कहे जाते थे, उसमें से निकलकर लोग पढ़ लिख कर बहुत आगे तक जाते थे, लेकिन उसके बाद जो बीच में कांग्रेस की सरकार में जिस ढंग से सरकारी स्कूलों का बंटाढार हुआ, वो सबने देखा। आपने सवाल क्यों नहीं दिया 17 साल में सरकारी स्कूलों को? उनमें आपने 17 साल में सरकारी लगातार काम हो रहा है इस पर, और हम इसको लगातार अपग्रेड कर रहे हैं, हम इसको। ये सीएम राइज स्कूल की जो कल्पना है वो इसी के प्रेरित है कि जो आधुनिक जो निजी विद्यालय है, जो निजी शिक्षण संस्थाएं जिस ढंग से आधुनिक शिक्षा दे रही है, हम उसमें आगे तरक्की करके और प्रदेश के
नौनिहालों को उसका लाभ दिलाएं, ताकि वो समय कम है। मालू जी, आशीष जी टिप्पणी, कितनी अच्छी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था आपने भी देखी होगी। लगातार सरकारी स्कूलों से में बच्चों की संख्या कम हो रही है। अब ये साइबराइज स्कूल शायद कुछ ठीक कर दे। नहीं, देखिए जी हाँ जी, इसके पहले कांग्रेस ने भी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शुरू किए थे, ये उसी का नया वर्जन है सीएम राइज स्कूल। देखिए परिणाम ठीक है, वो सीएम राइज स्कूल भी होंगे तो जिले में 1 होगा, 2 होगा या शहर में 1 आध होगा। सवाल है कि जो सरकारी स्कूल हैं और जिसके पर बहुत सारे डिपेंडेंट हैं जो लोग, उनके लिए क्या होगा। और दूसरी बात, अतिथि शिक्षकों का और रेगुलर शिक्षकों का टोटा, तो क्या ये सीएम राइज स्कूल में अतिथि शिक्षक एकोमोडेट हो पाएंगे क्या? तो उसके लिए एक नया चीज हो जाएगी। और जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं या होने वाले हैं या हो चुके हैं, उनके लिए कोई प्लान नहीं है। तो शिक्षा की व्यवस्था ऐसे तात्कालिक एक नए चीजों से नहीं होती है। और फिर वही बात आती है कि 17 साल एक बहुत बड़ा समय होता है, युग बदल जाता है इसमें। तो जब वहां तक नहीं हुआ और अभी तक कांग्रेस की बात की जाए तो उसका बहुत ज्यादा तार्किकता है नहीं। शिक्षा और स्वास्थ्य के दोनों मोर्चे पर अधोसंरचना खड़े करने में मध्य प्रदेश सरकार के प्रयास अभी बहुत शुरुआती ही चरण में कहे जा सकते हैं। ये सीएम राइज स्कूल या प्राइवेट स्कूल बन जाने से नहीं, जो सरकार की जो मूलभूत दायित्व है, जो अपने स्कूल चलाना और उसमें शिक्षकों को अपग्रेड रखना और शिक्षक पूरे रखना, ये एक बड़ी चुनौती है। ये सब चीजें नहीं है, दुर्भाग्य से। बिल्कुल। चलिए, अब 4 बिंदुओं पर चर्चा की। मालू जी, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। निश्चित ही 4 अलग अलग मुद्दे, चारों पर तैयारी रखना अलग अलग बात है, लेकिन एक अनुरोध है आपसे कि अगर इतना ज्यादा आप प्रतिबंध लगा रहे हैं कि कोरोना ना फैले, गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, तो ऐसे समय में उत्सव मनाना कहीं न कहीं राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा। तो इसमें एक बार फिर से सोचने और समझने पर ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मालू जी आपका, रवि वर्मा जी आपका, आशीष जी आपका, अपना अमूल्य समय देने के लिए स्वराज एक्सप्रेस को। तो 6 साल पहले आनंद विभाग को बनाने के पीछे सरकार की मंशा थी कि मध्य प्रदेश के लोगों में हैप्पीनेस का भाव आए। लेकिन आनंद विभाग से जुड़ने वालों को उम्मीद नहीं थी कि महज 3 साल में सियासत का शिकार होकर अपने मूल रूप को खो देगा। खैर, जब शिवराज सरकार सत्ता में वापसी करने के 2 साल बाद आनंद विभाग को पुनः जीवित कर दिया है, तो ये देखना होगा कि कोरोना काल में ये लोगों को कितना आनंदित करता है। वहीं इसके द्वारा शुरू होने पर जो आनंद उत्सव मनाया जा रहा है, वो कोरोना के तनाव से लोगों को मुक्त करता है या फिर उनकी चिंताओं को बढ़ाएगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब मिलता है। नमस्कार।